इसके विपरीत हम रिवर्स रेपो दर की बात करें तो रेपो दर तो क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर लोन देता है, किसे लोन देता है, अन्य बैंकों को लोन देता है। इसके विपरीत जब कंडीशन होगी, रिवर्स जब कंडीशन होगी, वो रिवर्स रेपो दर कहलाएगी कि जिस दर पर जो अन्य बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन दे। अब यहाँ पर हम सोचें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देंगे दूसरे बैंक, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो दूसरे बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके जो अतिरिक्त कोष होते हैं, जो उन बैंकों के पास काम नहीं आ रहे, वो अतिरिक्त कोष जब केंद्रीय बैंक उनके बदले में, उन अतिरिक्त कोषों के बदले में उन बैंकों को कुछ राशि देता है ब्याज के रूप में, तो हम इसको टेक्निकली रूप से बोल सकते हैं ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय संस्थाओं, केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों के अतिरिक्त तरल कोषों की जमाओं पर देता है। दूसरे शब्दों में आरबीआई दूसरे बैंकों को उनकी अतिरिक्त जमाओं के बदले में जो ब्याज देता है उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो ये दोनों ही दरें, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होती है मॉनेटरी पॉलिसी का। और इन मॉनेटरी पॉलिसी के इन दोनों औजारों के माध्यम से जो लिक्विडिटी की मात्रा होती है अर्थव्यवस्था में, उस लिक्विडिटी की मात्रा को कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय जो स्थिति है उसके अनुसार इनकी दरों को कम या ज़्यादा करती रहती है। अब हम आते हैं फिशर के समीकरण पर, जो प्रश्न पूछा गया था। अब ये हमेशा एक ट्रेंड रहता है, एक बार तो किन्स का और एक बार फिशर का, इन दोनों का फॉर्मूला एक बार पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ये सूत्र हमेशा याद होने चाहिए और डिटेल भी याद होनी चाहिए। फिशर के समीकरण का सूत्र लिखिए, ये आपसे पूछा गया था। तो फिशर के समीकरण का सूत्र वैसे होता है P इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। अब ये एम वी क्या होता है, टी क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। और इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पी टी बराबर एम वी प्लस एम डैश और वी डैश। यहाँ पर P तो बताता है कीमत स्तर को, T बताता है जो सभी प्रकार के व्यापारिक सौदे हुए हैं जो मुद्रा के द्वारा संपन्न हुए हैं, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो T को बताता है। इसी तरीके से M बताता है वैध मुद्रा को, V और कोमा मुद्रा का चलन वेग को बताता है, M कोमा साख मुद्रा का चलन वेग होता है उसको बताता है, और V जो सिंपल वाला है वो मुद्रा के चलन वेग को बताता है। तो जो प्रचलित मुद्रा है उसकी मात्रा को M बताएगा, प्रचलित मुद्रा की चलन गति को V बताएगा, और M और V के आगे जब हम कोमा लग का निशान लगा देते हैं ऊपर, तो M तो बताता है साख मुद्रा की, यानी साख शब्द याद रखिए उस मुद्रा की मात्रा को, और V कोमा आगे लगा हुआ हो तो साख मुद्रा की चलन गति को। T ट्रांजैक्शन को बताता है। इस प्रकार सूत्र हुआ पी टी बराबर एम वी प्लस एम कोमा वी कोमा। यहाँ पर हम इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बराबर एम वी प्लस एम वी अपॉन टी। ठीक है, ये फिशर का सूत्र हुआ। अब जब हम फिशर के सूत्र की बात कर रहे हैं तो कुछ और बात भी कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर अति लघुरात्मक की स्थान पर लघुरात्मक प्रश्न होता तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि फिशर ने जो ये सिद्धांत दिया है वो किन्हीं मान्यताओं पर आधारित होता है। तो वो मान्यताएं आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कौन सी मान्यताएं हैं जिस पर फिशर का ये सिद्धांत आधारित है। तो पहली मान्यता है फिशर की कि एक निश्चित समय में मुद्रा का चलन वेग जो होता है तथा व्यापारिक सौदों की जो मात्रा होती है वो एक जैसे ही रहते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं। उन पर न तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है और न ही वो मूल्य स्तर के परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार फिशर की यह मान्यता है कि मुद्रा की चलन गति और व्यापारिक सौदों की स्वतंत्र रूप से निर्धारित होते हैं। इस हम कह सकते हैं एक प्रकार से वे निश्चित और अपरिवर्तनशील होते हैं।
इसके अलावा दूसरी जो मान्यता है फिशर की वो है मूल्य स्तर, यानी प्राइस लेवल जो है वो एक निष्क्रिय घटक है। वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि ना तो वो स्वयं बदलता है, जो मूल्य स्तर है वो खुद भी नहीं बदलता, और न अन्य तत्वों को वो प्रभावित करता है। ऐसी मान्यता को फिशर का ये सिद्धांत मानता है। यह केवल समीकरण में दिए गए एम से प्रभावित होता है। तो ये कुछ मान्यताएं थी फिशर के सूत्र की। इसके अलावा भी हम और मान्यताएं देख सकते हैं। जैसे फिशर ने यह भी माना है कि मुद्रा की जो मात्रा होती है और साख मुद्रा, ये एक निश्चित संबंध बनाए रखती है। यानी एम और एम के ऊपर जो कोमा लग रहा है, यानी साख मुद्रा, उन दोनों में एक निश्चित संबंध होता है। जैसे यदि हम मान लें कि कुल मुद्रा 100 रुपये है और साख मुद्रा की मात्रा 80 है, और यदि कुल मुद्रा फिर 200 हो जाती है 100 से बढ़ के, तो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में साख मुद्रा है वो भी 80 से बढ़कर 160 हो जाएगी। यानी इनका जो अनुपात है वो हमेशा वही बना रहेगा जो पहले था। ये इस मान्यता को मानकर ये सिद्धांत बना है। इसी प्रकार यदि कुल मुद्रा 400 हो जाती है तो साख मुद्रा 320 हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। फिशर ने मुद्रा और साख मुद्रा के एक निश्चित संबंध बने रहने की मान्यता मानी है, अर्थात वे एक ही अनुपात में बढ़ते घटते रहते हैं, जिसके कारण जो मुद्रा का लेवल है, जो मूल्य स्तर है, वो मात्रा से प्रभावित होता है। और इसके बाद एक और मान्यता है फिशर के सिद्धांत की कि जो साख मुद्रा का वेग है, चलन गति है साख मुद्रा की, उसको भी यहाँ पर फिशर ने स्थिर मान लिया, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिशर का जो समीकरण है उसमें उसने v को, v कोमा को, t को, इन सब को स्थिर माना है। और उसकी मान्यता है कि मुद्रा व साख की चलन गति इसलिए परिवर्तित नहीं होती है क्योंकि वे ऐसे घटकों पर निर्भर करती है जो शॉर्ट टर्म में तो नहीं बदलते, और ये जो घटक होते हैं वो जनता की आदतें और व्यापार के तरीके होते हैं। जो कुल सौदे होते हैं उनको भी स्थिर माना है फिशर ने, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें न तो जनसंख्या बदलती है और न ही उत्पादन की मात्रा में कोई चेंजेस होता है। तो हम फिशर ने ये माना है कि जो ट्रांजैक्शन है, सौदों की मात्रा है, वो भी स्थिर है। और जहाँ तक मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा में अनुपातिक संबंध का सवाल है, तो उसका कारण फिशर ने ये माना है कि बैंकों को जो उनके पास साख मुद्रा होती है उसका निर्माण करने के लिए एक निश्चित अनुपात में नगद कोष बनाए रखने होते हैं। तो उसी आधार पर फिशर ने मान लिया कि एम और एम कोमा जो है, यानी मुद्रा की मात्रा, जो प्रचलित मुद्रा है उसकी मात्रा, और साख मुद्रा है उसमें अनुपात हमेशा एक जैसा बना रहेगा। फिशर ने इस बात को भी माना कि जो देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और ऐसा कोई भी साधन बेकार नहीं है जिसका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पूर्ण रोजगार की स्थिति हम कह सकते हैं कि फिशर ने मानी है। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही उनका पूरा सिद्धांत आधारित है। और व्यापारिक सौदों की मात्रा को उन्होंने सापेक्षिक रूप से निश्चित माना है। और इन सभी मान्यताओं के आधार पर फिशर ने अपने समीकरण में 2 निष्कर्ष निकाले। उसमें पहला निष्कर्ष तो उन्होंने निकाला कि मूल्य स्तर यानी प्राइस लेवल इसलिए बदलता है क्योंकि मुद्रा की मात्रा बदलती है, किसी अन्य कारण से नहीं। जबकि दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि किसी मूल्य स्तर में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से आता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलती है। तो ये 2 निष्कर्ष फिशर ने निकाले। एक बार फिर रिपीट कर दूं, मूल्य स्तर इसलिए बदलता है क्योंकि मुद्रा की मात्रा बदलती है, किसी अन्य कारण से नहीं। और दूसरा निष्कर्ष निकाला कि मूल्य स्तर में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से आता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलती है। एक अपवाद इसमें रहा, और वो अपवाद है कि ऐसा तभी होता है जबकि समीकरण की अन्य बातें अर्थात टी,
वी कोमा समान रहे और M1 का आनुपातिक संबंध बना रहे। तो ये सब बातें आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है या निबंधात्मक प्रश्न आता है उसमें बतानी पड़ सकती है। इसके बाद 9वां प्रश्न ऐसा था जो पिछले वर्ष अर्थात 2015 के वर्ष से रिपीट हुआ था, तो उसे मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। और 10वें प्रश्न पर हम आते हैं। किन्हीं 2 विकास बैंकों के नाम आपको लिखने हैं। तो उसमें पहला बैंक तो हो गया, विकास बैंकों के नाम में पहला हो गया एशियन विकास बैंक आप लिख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं यूरोपियन विनियोग बैंक। नमस्कार।